बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं एमएलटी लेक्चर्स बाय तनवीर तारा। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन। और ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन के लिए हमने पहले से स्टार्ट किया था कि ब्लड का बैग कैसे होना चाहिए। उस पर हमारी एक वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है और आज जो दूसरा लेक्चर है ये भी दो पार्ट्स पे डिवाइड है। एक जो है वो हम जैसे ब्लड को हम डिवाइड करते थे, अगर आपको याद होगा कि ब्लड जो है वो कंपोज होता है टू डिफरेंट पार्ट्स पे। एक होता है सेलुलर कंपोनेंट्स और दूसरा जो होता है वो इसका फ्लूइड फॉर्म होता है। तो इसी तरह ब्लड को भी हम दो तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन को। एक होगा हमारे पास सेलुलर अपार्टमेंट, जो इसमें आरबीसीज आ जाएंगे, इसके प्लेटलेट्स आ जाएंगे, और दूसरा जो है वो होगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो प्लेटेड पूरा प्लाज्मा या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वगैरह ये चीज़ें आ जाएंगी। और इसके साथ एक और भी है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें से हमें कुछ स्पेसिफिक डेरिवेटिव्स चाहिए होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर होते हैं, जैसे अल्ब्यूमिन हो गए या विटामिन के, विटामिन 8 हो गया। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है अब हम इस लेक्चर में सीखना होगा हमें कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो ये जब हम बनाएंगे तो इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी और वो होगा मेगाफ्यूज। तो मेगाफ्यूज वो मशीन रहता है कि जो टेम्परेचर, सेंट्रीफ्यूगेशनल फोर्स यानी इसके अंदर जो आरपीएम दिया जाता है एंड टाइम ड्यूरेशन उस पर डिपेंड करता है। जब हम रेड ब्लड सेल बनाते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फोर्स चाहिए होगा जो कि आरपीएम में होगा या आरसीएफ में होगा या जी में होगा। इसी तरह एक जो हम बना रहे हैं प्लेटलेट प्लाज्मा, तो उनके लिए भी एक स्पेसिफिक स्पीड होगा और स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा। तो उसके रोटेट करने के बाद हमें जो डिजायर्ड अमाउंट में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो वो हम कहेंगे कि ये अब जो है वो एक प्रोडक्ट बन चुकी है या नहीं बनी। तो इसके लिए जो है वो दो स्पिन यूज होते हैं। स्पिन हम कहते हैं कि जब रोटेशन कर लेता है एक सेंट्रीफ्यूज, तो उसके अंदर जो एक रोटेशन होता है उसको हम कहते हैं कि ये इसने स्पिन कर लिया। तो उसमें एक लाइट स्पिन होता है और एक जो है वो हैवी स्पिन होता है। वो डिपेंड करता है इनके उसके स्पीड के ऊपर। तो ये लेक्चर भी इंशाल्लाह दो में होगा। एक हम बनाएंगे जो रेड ब्लड सेल्स के कंपोनेंट्स हैं वो उस पर बात होगी, और दूसरी जो है वो होगी हमारे पास प्लाज्मा के कंपोनेंट्स के ऊपर। तो सीखने के लिए चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। जी, तो ब्लड कंपोनेंट्स की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स बने हुए हैं। जैसे कि ये हमारे पास पैक्ड सेल्स है और यहाँ पे एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और क्रायोप्रेसिपिटेट या क्रायोसुपरनेटेंट, ये चीज़ें जो है वो ब्लड कंपोनेंट्स में शामिल रहती है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंस है कंपोनेंट सेपरेशन की, क्यों ये टेक्निक जो है ये स्टार्ट हो गई, तो बेसिकली इसकी जो मेन वजह ये थी कि पहले जितने सारे ब्लड डिसऑर्डर होते थे तो उनको बस आप होल ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करा लेते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पता चला कि नहीं, जो चीज़ जो डिज़ायर्ड कंपोनेंट की ज़रूरत होती है बॉडी को, अगर वो प्रोवाइड कर दी जाए तो उसके रिजल्ट बड़े अच्छे होते हैं बनिस्बत ये कि आप बस हर किसी को होल ब्लड देते जाए। क्योंकि अगर किसी को पैक्ड सेल की ज़रूरत होती है तो आप अगर उसको कॉन्सेंट्रेटेड पैक्ड सेल दे तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली बहुत आइडियल होगा बनिस्बत इसके कि आप उसको साथ में प्लाज्मा भी मिला के दे दे तो आपका जो प्लाज्मा लेवल है वो लोड हो सकता है, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह अगर प्लेटलेट जो है वो दी जाए तो प्लेटलेट वैसे भी अगर कंपोनेंट्स प्रिपरेशन की बात की जाए तो प्लेटलेट्स को एक स्पेसिफिक एजिटेटर पे रखा जाता है। लेकिन अगर होल ब्लड के अंदर प्लेटलेट हो तो वो नाकारा हो जाते हैं, वो माइक्रोग्रिगेट्स बना लेते, तो उसके कंसिक्वेंसेस भी काफ़ी ख़राब थे। तो यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत होती है कि जितने हम ब्लड कंपोनेंट्स देते हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो एंटीकोगुलेंट यूज़ होते हैं ब्लड बैग के अंदर, तो उसमें से जो ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड एंटीकोगुलेंट है, ब्लड एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन है, वो है CPDA1। और ये बेसिकली सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और एडेनिन होता है, जिसमें से सिट्रेट जो है वो क्लेटिंग एजेंट है, कैल्शियम को क्लेट कर लेता है। इसी तरह डाइफॉस्फेट जो है वो उसके pH को जो है वो प्रिवेंट करता है। और डेक्सट्रोज जो है वो जिसमें ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होती है उसमें से जितनी ATPs होती है तो उसको सपोर्ट करता है, उसको जनरेट करता है। और एडेनिन जो है वो एक नॉरिशमेंट के लिए यूज होता है, जिसके अंदर उसकी जो बैग सेल की है, जो रेड ब्लड सेल की है, उसकी लाइफ स्पेन जो है वो 35 डेज तक एक्सटेंडेबल होती है। यहाँ पे अगर देख लिया जाए
तो होल ब्लड को हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो सेलुलर कंपोनेंट है, दूसरा जो है वो प्लाज्मा कंपोनेंट है, और तीसरा जो है वो प्लाज्मा डेरिवेटिव है। तो अगर सेलुलर कंपोनेंट्स को देख ली जाए तो इसमें रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट और ग्रेनुलोसाइट कॉन्सेंट्रेट, ये ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेनुलोसाइट कॉन्सेंट्रेट पहले दिया करते थे, लेकिन अब इसका जो है ट्रांसफ्यूजन का एक सोच है या इसकी ट्रांसफ्यूजन है वो कम्प्लीटली जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, बल्कि अब हम फिल्टर लगाते हैं और ग्रेनुलोसाइट को जो है वो जाने ही नहीं देते, क्योंकि इससे काफ़ी रिएक्शंस जो है वो हो सकते हैं किसी ट्रांसफ्यूज्ड पर्सन को। इसी तरह प्लाज्मा कंपोनेंट्स के अंदर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, क्रायोपुअर प्लाज्मा, स्टोर प्लाज्मा, ये चीज़ें जो है ये बन जाती है। और प्लाज्मा डेरिवेटिव्स के अंदर जो है वो फर्दर, जिसमें अल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, कोगुलेशन फैक्टर, जिसमें से हमारे पास क्रायो सुपरनेटेंट जो है जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, तो ये आ जाते हैं। तो 3 डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन इसको हम 2 में ही डिवाइड कर लेते हैं कि एक वो है कि जो सेलुलर कंपोनेंट है, जिस तरह प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट है, रेड ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेट है, और दूसरा जो है वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या हमारे पास जो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है वो आ जाता है। यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें से आपकी स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास ड्यूरेशन जो है वो आ जाती है, टाइप ऑफ स्पिन जिसे हम कहते हैं वो आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक सेंट्रीफ्यूज है, जिसे ब्लड बैंक के अंदर हम कहते हैं मेगाफ्यूज। तो मेगाफ्यूज का जो प्रिंसिपल है वो वही सेंट्रीफ्यूज का है, लेकिन इसमें अंदर जो है वो एक टेम्परेचर रहता है, और दूसरा इसके अंदर जो है वो स्पीड बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें ये बकेट्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, और इसमें होल ब्लड को रखा जाता है, इसको स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरेशन दी जाती है, इसकी जो आरपीएम है वो देख ली जाती है कि लाइट स्पिन देनी है या आपने हैवी स्पिन देनी है, और फिर उसको आपने जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपके पास जो है वो होल ब्लड डिवाइड हो चुका होता है। एक जो है वो नीचे एक कंपोनेंट होता है जिसको पैक्ड सेल कहते हैं, और ऊपर जो है वो प्लेटलेट और प्लाज्मा का एक कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम जब भी कंपोनेंट बनाएंगे तो उसमें से कुछ स्पीड की और कुछ टाइम की ज़रूरत हो रहेगी। तो जो स्पीड है और टाइम है उसमें से एक लाइट स्पिन होता है और एक होता है हेवी स्पिन। तो जो लाइट स्पिन है उसमें से आप अगर 4170 जो है वो उसका स्पीड रख ले आरपीएम, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है 2 मिनट्स के लिए, तो ये एक लाइट स्पिन है, और इसके अंदर आपके पास पूरा जो है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आ जाएगा। नीचे जितने आपके पास होंगे वो आपके जो रेड ब्लड सेल के कॉन्सेंट्रेट है वो आ जाएंगे। जबकि हेवी स्पिन अगर हम देंगे 5007 मिनट के लिए, तो लीको साइड पुअर आरबीसी, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड आरबीसीज, और ये सेल फ्री प्लाज्मा होंगे। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अगर हम इसको मजीद जो है वो स्पीड इसका वही रख ले, लेकिन इसके टाइम जो है वो कम कर ले, तो पैक्ड सेल और प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट बन जाएंगे। और अगर क्रायोप्रेसिपिटेट बनाना चाह रहे हैं तो 4170 थोड़ा सा टाइम जो है वो उसका ज़्यादा हुआ है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिन होते हैं जिसे हम कहते हैं लाइट स्पिन और हेवी स्पिन। अच्छा, यहाँ पे अब इस चार्ट को ज़रा एक नज़र देख लें कि ये हमारे पास होल ब्लड है, और इस होल ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको हमने मेगाफ्यूज के अंदर रख लिया। जब इसको रख लेंगे तो दिस इज़ डन बाय लाइट सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको लाइट सेंट्रीफ्यूगेशन हमने दी। अब ऊपर मेरे पास जितना आ गया तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आ गया। अब यहाँ पे इसको हमने ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, तो ये आपके पैक्ड सेल हो गए। यहाँ पे आपका जितना प्लेटलेट रिच प्लाज्मा था वो आ गया। अब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को भी मजीद हमने जो है वो सेंट्रीफ्यूज करना है यहाँ पे। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को जब हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा प्लेटलेट जो जिसके अंदर मौजूद है वो यहाँ पे ही रह गया है, और आगे जो है वो आपके पास प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा जो है वो रह चुका है, जिसके अंदर आपके क्लॉटिंग फैक्टर हो गए, आपके एल्ब्यूमिन हो गए, आपकी ग्लोबुलिन, जितनी चीज़ें हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है होल ब्लड, और इस होल ब्लड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो पहली चीज़ ये है कि जितना हमारे पास हमारे बॉडी से जो चीज़ निकली हुई है तो वो कम्प्लीटली यहाँ पे शामिल रहती है, जिसमें से आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट है, या प्लाज्मा है, क्लॉटिंग फैक्टर है, और इसको स्टोर करेंगे हम 4+-2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और इनके थेरापेटिक यूज़ के अंदर जो है वो आपकी मेजर ट्रॉमा के अंदर बड़ी अच्छी चॉइस है ये,
GIT ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है तो उसमें है। इसी तरह अगर रेड ब्लड सेल वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करवाना चाह रहे तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चॉइस रखती है ये। और इसी तरह कोगुलेशन फैक्टर और सीवियर बर्न में भी इसको दिया जा सकता है, ठीक है। जो इसकी एश्योरेंस है, क्वालिटी एश्योरेंस की पैरामीटर, इट्स मीन कि आपकी जो प्रोडक्ट बनी हुई है क्या उस मयार के मुताबिक है, क्या उनमें वो डिज़ायर्ड अमाउंट और वो डिज़ायर्ड वॉल्यूम या उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उन चीज़ों को एक्सेप्टेबल है कि जो हम किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ्यूज़ करा ले। तो इसके लिए जो अमाउंट होता है, जो वॉल्यूम रहता है, वो होता है 450 प्लस माइनस 50 ml। इसी तरह हीमोग्लोबिन का लेवल मोर देन 12.5 ग्राम होना चाहिए। और जितनी ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे कि पैक्ड सेल की है, होल ब्लड की है या वॉश्ड ब्लड सेल की है, उन सब की जो टेम्परेचर होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन वो 2 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसकी टाइम जो होती है वो तकरीबन 12 घंटे होती है, ऐसा नहीं है कि आपके 8वें 9वें घंटे पे ये टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है, तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर 2 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड कंफर्म है 12 और के लिए, तो देन आप जो है इसको ट्रांसपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैक्ड रेड ब्लड सेल। तो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को हम पैक्ड सेल कॉन्सेंट्रेट भी कहते हैं, रेड सेल कॉन्सेंट्रेट भी कहते हैं। और ये वो होल ब्लड है जिससे हमने प्लाज्मा और प्लेटलेट को रिमूव कर लिया और जो हमारे पास रह चुका है उसमें से तकरीबन 20% प्लाज्मा था, ताकि इतनी विस्कोसिटी होती है रेड ब्लड सेल की कि वो अब जब हम ट्रांसफ्यूज करा लेंगे तो एटलीस्ट वो ट्रांसफ्यूज तो हो जाए, तो इसीलिए 20% प्लाज्मा को वहाँ पे छोड़ देते हैं। और ये पूरा जो है वो रेड ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेट होता है और इसकी टेम्परेचर भी सेम वही है कि 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकमेंडेड है। ये जितनी एनीमियाज है, आपके सीवियर एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल थैलेसीमिया वगैरह, उन सब के अंदर जो है वो ये बड़ी रिकमेंडेड है। और इसमें अगर इसका वॉल्यूम देख ले तो वॉल्यूम जाहिर बात है कि इससे, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो तो रिमूव हो चुका है, तो अब यहाँ पे 280 प्लस माइनस 50 ml जो है वो रह जाता है। तो वो जितना प्लाज्मा था वो तो रिमूव हो चुका है, तो इसीलिए इसकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम रह चुकी है। लेकिन जहाँ इससे प्लाज्मा निकल गया तो अब यहाँ पे इसकी हेमोटोक्रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो 65 to 75% इसकी हेमोटोक्रेट होनी चाहिए। एंड द ट्रांसपोर्टेशन इज सेम एज दैट फॉर होल ब्लड। तो अगर इसको ट्रांसफ्यूज करा ले तो उसकी भी एक डोज रहती है कि 10 ml पर केजी होना चाहिए, और कार्डियक फेलियर के लिए 3 to 5 ml पर केजी होना चाहिए। तो ये अगर फार्मूले के अंदर अगर आप फिट कर ले तो 50 केजी का अगर वेट है और 3 ml जो है हम दे रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 50 तो ये 150 ml आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 300 ml। तो 300 ml को 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो ट्रांसफ्यूज कराना चाहिए। एंड ट्रांसफ्यूजन का जो टेम्परेचर होगा वो अब रूम टेम्परेचर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो पूरा बैग है उसको 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे और ट्रांसफ्यूज कराएंगे, नहीं, बल्कि जो रूम टेम्परेचर है 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पे आप जो है वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कराएंगे। वॉश्ड रेड ब्लड सेल का एक कॉन्सेप्ट है। तो वॉश्ड रेड ब्लड सेल जो है ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जितने पेशेंट होते हैं और उनको रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एनाफाइलेटिक रिएक्शन होते हैं या फेब्राइल आर्टिकेरिया होता है या उनको आईजीए डिफिशिएंट प्रोटीन जो है उनका एंटी आईजीए बन जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्योंकि पैक्ड सेल के अंदर कुछ ना कुछ जो है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा होता है, तकरीबन 15 to 20% उसमें होता है। तो उस चीज़ को साफ करने के लिए, यानी उनको रिमूव करने के लिए, हम इसके अंदर 0.9% जो है वो नॉर्मल सलाइन डाल लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। तो वहाँ से जो आपकी अनडिजायरेबल इम्यूनोग्लोबुलिन्स है या एंटीबॉडीज है वो रिमूव हो जाती है। इसको हम कहते हैं वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स। तो इसका वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 280 प्लस माइनस 60 ml ही रहता है। हेमोटोक्रेट सेम रहेगा। प्रोटीन का अमाउंट यहाँ पे देखा जाता है लाजिम, क्योंकि हमारा मकसद ही यहाँ से उस प्लाज्मा लेवल को रिमूव करना था। तो वो 0.5 लेस देन 0.5 ग्राम पर यूनिट होना चाहिए। और टेम्परेचर सेम रहता है जो कि हमारे पास पैक्ड सेल्स के लिए, होल ब्लड के लिए और यहाँ पे वॉश्ड रेड ब्लड सेल के लिए भी यही टेम्परेचर है। ओके, अब एक और प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट फॉर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स देते हैं इसको, स्पिन देते हैं। तो पहली जो चीज़ होती है, आपने ये देखना है कि आरपीएम और आरसीएफ डिफरेंट जो है वो फैक्टर यूज़ होंगे। तो आरपीएम स्टैंड फॉर रिवोल्यूशन पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर जो है वो कितनी दफ़ा वो रोटेट हो रहा है। एंड दिस इज़ हाउ सेंट्रीफ्यूज मैन्युफैक्चर जनरली
डिस्क्राइब हाउ फास्ट द सेंट्रीफ्यूगेशन इज गोइंग। तो आरपीएम जो है वो आपके 1 मिनट के अंदर जितनी दफ़ा वो रिवॉल्व हो रहा है, वो इसका मकसद यही होता है। जबकि अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो है वो आरसीएफ भी देखते हैं। तो आरसीएफ जो है वो बेसिकली होता है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये मेजर करता है फोर्स एक्स ग्रेविटी को, या जी जो के फोर्स कहते हैं हम, उसको ये कवर करता है। एंड दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द रोटर रिजल्टिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशन ऑफ द रोटर। तो दोनों में फर्क यही है। अब यहाँ पे जब हम ल्यूकोसाइट पुअर रेड ब्लड सेल बनाते हैं तो हम 2 तरीके हैं इसके, बल्कि 3 तरीके हैं। पहले 2 जो है वो क्या है, मैनुअल है कि डबल सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हैं हम। अगर डबल सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं कर रहे आप तो फिर उसको हेवी स्पिन देते। जब हेवी स्पिन दे देंगे तो जो ल्यूकोसाइट पुअर रेड सेल्स है वो आपके साथ पास जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। इसी तरह एक और तरीका जो है वो ये है कि आप फिल्ट्रेशन लगाते हैं। तो पासिंग द ब्लड थ्रू अ नायलून फिल्टर, उसमें से ऑलरेडी जो है वो एक नायलून फिल्टर्स आ रहे होते हैं, उसी में जो है वो आप लोग ग्रेनुलोसाइड को वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और आपके पास जो ब्लड जाता है ट्रांसफ्यूजन, जो कि ट्रांसफ्यूजन होती है पेशेंट को, तो वो फ्री ऑफ ल्यूकोसाइट रहते हैं। तो अगर ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड रेड ब्लड सेल या ल्यूको डिप्लीटेड रेड ब्लड सेल्स भी हम इसको कहते हैं, इसकी क्वालिफिकेशंस को देख ली जाए तो सबसे पहली बात ये होती है कि इसमें क्योंकि हमारा टारगेट होता है डब्ल्यूबीसी को, तो डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो लेस देन 5 × 10⁻⁶ होना चाहिए। इसी तरह इसका हेमेटोक्रिट जो है वो तो सेम ही रहता है, तो 50 to 65 और के लिए था, जैसे कि वॉश रेड ब्लड सेल के लिए या होल ब्लड के लिए, या हमारे पास जो पैक सेल थे उसके लिए था। यहाँ पे भी इसका तकरीबन 50 to 70% होना चाहिए। और क्लोज सिस्टम के अंदर इसकी लाइफ स्पेन जो है वो वही रहती है 35 डेज, क्योंकि इसके अंदर आपका CPDA1 मौजूद है, तो ऑलरेडी 35 डेज है। लेकिन एक दफ़ा ये खुल गया, ओपन सिस्टम के अंदर आ गया, तो अब इसकी लाइफ स्पेन जो है वो हो जाएगी ओनली 6 आवर्स तक हो जाएगी, क्योंकि अब ये ओपन सिस्टम में सर्वाइव कर रहा है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक जो था वो आज हम बात कर रहे थे होल ब्लड की, पैक्ड सेल्स की, वॉश्ड रेड ब्लड सेल की, ल्यूको डिप्लीटेड रेड ब्लड सेल की। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा FFP, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, क्रायोप्रेसिपिटेट और क्रायोसुपरनेटेंट के लिए। सो स्टे ट्यून विद मी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। तनवीर तारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।